नमस्कार दोस्तों, रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो हमारा ये गहन विश्लेषण है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर है। ज़रा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए किसी घने जंगल से सिर्फ एक खास तरह के छोटे से कवक या कह लें फंगस को हटा दिया जाए। तो कुछ ही हफ्तों में पता है क्या होगा? उस जंगल के सबसे विशाल पेड़ सूखने लगेंगे, शाकाहारी जानवर भूखे मरने लगेंगे और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की वास्तविकता है, जहाँ हर एक जीव किसी न किसी अदृश्य धागे से दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, और आज हमारे पास जो मास्टर क्लास के नोट्स है ना, वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी मतलब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के इसी रहस्यमयी नेटवर्क को डिकोड करते हैं। सही कहा। और जो लोग यूपी लेखपाल, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये नोट्स किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल, मतलब सीधे सवाल बनते हैं यहाँ से। हाँ, लेकिन देखिए, आज का हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों की लिस्ट रटना नहीं है। हम आज ये समझेंगे कि इस पृथ्वी का विशाल इंजन असल में काम कैसे करता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, और वो कौन से अदृश्य खतरे हैं जो इस सिस्टम के पतन का कारण बन रहे हैं। और हाँ, इन सोर्सेज में कुछ बेहद शानदार एग्जाम ट्रिक्स और वैज्ञानिक नियम भी छिपे हैं जो परीक्षा हॉल में आपको सीधे अंक दिलाएंगे। तो पर्यावरण के इस इंजन को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस मंच को समझना होगा जहां जीवन का ये पूरा नाटक खेला जा रहा है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे, नदियां या मौसम है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पर्यावरण दो बहुत ही अलग अलग ताकतों का एक जटिल मिश्रण है। पहला है अजैविक घटक, जिसे अंग्रेजी में अबायोटिक कहते हैं। और दूसरा है जैविक घटक यानी बायोटिक। और अगर हम इसे गहराई से देखें ना, तो ये दोनों घटक एक दूसरे से अलग नहीं है। ये एक दूसरे के अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज के नोट्स में एक बेहतरीन नजरिया दिया गया है। मैं पढ़ रही थी कि अगर हम इस पूरे पर्यावरण को एक थिएटर या नाटक के मंच की तरह देखें ना, तो अजैविक घटक यानी अबायोटिक वो निर्जीव चीजें हैं जो इस मंच का ढांचा तैयार करती हैं। हाँ, जैसे कि जल, वायु या मिट्टी का प्रकार। बिल्कुल, तापमान और सूर्य का प्रकाश, ये वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि मंच पर रोशनी कैसी होगी और तापमान कैसा रहेगा। सही बात है। और दूसरी तरफ है जैविक घटक या बायोटिक। ये वो जीवित कलाकार हैं जो इस मंच पर अपना रोल निभाते हैं, जैसे मनुष्य, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। एग्जाम ट्रिक के तौर पर इसे याद रखना बहुत सीधा है। बायोटिक यानी जीवित और अबायोटिक यानी निर्जीव। बहुत बढ़िया तरीका है ये याद रखने का। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तंत्र काम करता है ना, वो ये है कि अजैविक घटक हमेशा जैविक घटकों के नियम तय करते हैं। मतलब निर्जीव चीजें जीवित चीजों को कंट्रोल करती हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे किसी रेगिस्तान को ले लीजिए, वहाँ का उच्च तापमान और पानी की कमी जो कि अजैविक कारक हैं, ये तय करते हैं कि वहाँ केवल ऊंट या कैक्टस जैसे जैविक कलाकारी जीवित रह सकते हैं। अरे हाँ, वहाँ कोई पोलर बियर तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों घटकों के बीच जो ये निरंतर आपसी क्रिया होती है ना, जीवों का अपने आसपास के निर्जीव वातावरण के साथ जो संबंध स्थापित होता है, उसी के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, तो इकोलॉजी कोई भौतिक वस्तु नहीं है? नहीं, ये कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये वह रिश्ता है जो एक जीव और उसके परिवेश के बीच हर सेकंड काम कर रहा है। बिल्कुल सही। और परीक्षाओं के नजरिए से इस शब्द का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि नोट्स में एक एग्जाम अलर्ट बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है। हाँ, वो अर्नस्ट हैकल वाला ना। हाँ, ये इकोलॉजी शब्द सबसे पहले जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल ने वर्ष 1866 में गढ़ा था। अर्नस्ट हैकल 1866, ये एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो इस रिश्ते और मंच को समझ लेने के बाद ना, अध्ययन का अगला स्तर ये समझना है कि ये पूरी व्यवस्था, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है, वो संचालित कैसे होती है। सोर्सेज इकोसिस्टम को दो स्पष्ट श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक इकोसिस्टम,
जो खुद ब खुद बनते हैं प्रकृति में। हाँ, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति के अपने नियमों से विकसित होते हैं, जैसे कि अमेज़न के वर्षावन, विशाल महासागर या सवाना के घास के मैदान। राइट। और दूसरा है कृत्रिम इकोसिस्टम। इसे मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन करता है, जैसे कृषि के लिए तैयार किए गए धान के खेत या शहरों में बनाए गए बोटैनिकल गार्डन, या फिर घरों में जो एक्वेरियम रखते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, एक्वेरियम भी एक कृत्रिम इकोसिस्टम है। तो कृत्रिम हो या प्राकृतिक, इन सभी इकोसिस्टम्स को चलने के लिए किसी न किसी ईंधन की जरूरत तो पड़ेगी। बिना ऊर्जा के तो कोई इंजन नहीं चलता। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि इस ऊर्जा चक्र को चलाने के लिए प्रकृति ने 3 मुख्य पहियों का निर्माण किया है। पहला पहिया है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, इस पूरे सिस्टम में केवल हरे पौधे और शैवाल यानी एल्जी ही वो शक्ति रखते हैं जो सीधे सूर्य की रोशनी को पकड़कर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के जरिए उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। और उत्पादकों द्वारा बनाई गई इसी ऊर्जा पर दूसरा पहिया निर्भर करता है, जिसे उपभोक्ता या कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। बिल्कुल। इन्हें 3 स्तरों में बांटा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे घास खाने वाला हिरण या टिड्डा। अच्छा। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ये वो मांसाहारी जीव हैं जो इन शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं, जैसे मेंढक जो टिड्डे को खाता है। और अंत में आते हैं तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च शिकारी, जैसे शेर, बाज या शार्क, जो खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपरी पायदान पर होते हैं। और जो ऊर्जा का तीसरा पहिया है ना, वो इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा रहस्य है, अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। अरे हाँ, ये बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। बैक्टीरिया और फंगस जैसे सूक्ष्म जीव अगर न हो तो ये पृथ्वी मृत शरीरों का पहाड़ बन जाएगी। सही बात है। अपघटकों का काम है मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सड़ाकर उनके अंदर मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देना। इसी से मिट्टी को वो पोषण मिलता है जिसका इस्तेमाल करके उत्पादक फिर से नया जीवन शुरू करते हैं। मतलब ये एक एकदम परफेक्ट रिसाइकलिंग मशीन है। और इस ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक नियम काम करता है, जिसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत गहराई से पूछा जाता है। अच्छा, कौन सा नियम? इसे लिंडेमान का 10% का नियम, लिंडेमान 10% रूल कहते हैं। ओके। ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से लेकर सर्वोच्च शिकारी तक जाता तो है, लेकिन हर स्तर पर ऊर्जा का बहुत भारी नुकसान होता है। इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मान लीजिए सूरज से पौधों को 1000 जूल ऊर्जा मिली, तो लिंडेमान के नियम के अनुसार जब एक हिरण उस पौधे को खाएगा तो उसे पौधे की कुल ऊर्जा का केवल 10% यानी सिर्फ 100 जूल ऊर्जा ही मिलेगी। बिल्कुल, सिर्फ 100 जूल। बाकी की 90% ऊर्जा पौधे के अपने विकास और श्वसन में खर्च हो जाती है, या फिर ऊष्मा के रूप में वातावरण में खो जाती है। बाप रे, सिर्फ 10% आगे बढ़ती है। हाँ, और ये श्रृंखला आगे भी इसी तरह काम करती है। जब कोई शेर उस हिरन का शिकार करेगा तो उसे उस 100 जूल का भी केवल 10% यानी सिर्फ 10 जूल ऊर्जा ही प्राप्त होगी। अब समझ में आया। यही कारण है कि किसी भी जंगल में हजारों हिरणों के बीच केवल कुछ ही शेर पाए जाते हैं। सर्वोच्च शिकारी तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि प्रकृति बहुत ज्यादा शेरों का भरण पोषण कर ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही शानदार इंसाइट है। लिंडेमान का नियम ये स्पष्ट करता है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन बहुत लंबी क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सोर्सेज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अगर ऊर्जा का प्रवाह केवल एक सीधी रेखा में चलता है, जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने और मेंढक को सांप ने, तो ये ढांचा तो बेहद नाजुक लगता है। बहुत फ्रेजाइल है। हाँ, मतलब अगर किसी बीमारी के कारण सारे मेंढक मर जाएं, तो सांप भूखे मर जाएंगे और टिड्डों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो सारी घास खत्म कर देंगे। बिल्कुल। एक सीधी खाद्य श्रृंखला तो किसी भी इकोसिस्टम को तुरंत नष्ट कर सकती है। प्रकृति की इंजीनियरिंग ना इस खतरे को बहुत अच्छी तरह समझती है। इसीलिए प्राकृतिक इकोसिस्टम में एक सीधी खाद्य श्रृंखला काम नहीं करती है, बल्कि वहां खाद्य जाल यानी फूड वेब का निर्माण होता है। अच्छा, फूड वेब। हाँ, जब दर्जनों अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं और एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसे फूड वेब कहते हैं। एक जंगल में सांप केवल मेंढक पर निर्भर नहीं है, वो चूहों या छोटे पक्षियों का भी शिकार कर सकता है।
ये बिल्कुल ना उस जेंगा के खेल जैसा है। जेंगा? हाँ बिल्कुल। अगर जेंगा का टावर सिर्फ एक के ऊपर एक रखे गए ब्लॉक से बना हो तो बीच का एक ब्लॉक खींचते ही पूरा टावर गिर जाएगा। लेकिन अगर टावर का आधार बहुत चौड़ा हो और कई ब्लॉक्स आपस में इंटरलॉकिंग कर रहे हों तो कुछ ब्लॉक्स के हटने पर भी टावर खड़ा रहेगा। बहुत सही एनालॉजी है ये। सोर्सेज का मुख्य निष्कर्ष यही है कि किसी इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा जटिलता होगी वो सिस्टम उतना ही अधिक स्थिर होगा। मतलब स्टेबिलिटी जटिलता से आती है। बिल्कुल। खाद्य जाल इकोसिस्टम को वो बैकअप प्लान देता है जिससे एक प्रजाति के कम होने पर भी पूरा सिस्टम नहीं रहता। और ऊर्जा और खाद्य जाल के इसी विज्ञान से परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक निकलता है पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड। अरे हाँ, पिरामिड से तो बहुत सवाल आते हैं। नोट्स बताते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में जीवों की संख्या, उनके वजन यानी बायोमास और ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने के लिए ग्राफिकल पिरामिड बनाए जाते हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट आता है जिसे हर छात्र को ध्यान से समझना चाहिए। हाँ। संख्या और बायोमास के पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी। उल्टे कैसे? उदाहरण के लिए एक विशाल पेड़ पर हजारों कीड़े निर्बल हो सकते हैं तो उसका पिरामिड उल्टा बनेगा। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। बिल्कुल। ध्यान दे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा यानी अपराइट होता है। ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। और इसका कारण सीधा लिंडेमान के 10% नियम से जुड़ा है ना? एग्जैक्टली। चूंकि ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, और हर स्तर पर 90% ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए पिरामिड का आधार जो उत्पादक का होता है वो हमेशा सबसे चौड़ा होगा और शीर्ष तक जाते जाते ये हमेशा नुकीला ही बनेगा। मतलब थर्मोडायनामिक्स का एक अटल नियम है जिसे कोई भी इकोसिस्टम तोड़ नहीं सकता। सही बात है। ऊर्जा के इस बेहतरीन संतुलन और खाद्य जाल की मजबूती को बनाए रखने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है प्रकृति में जीवों की विविधता। इसे ही हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सोर्सेस के अनुसार जैव विविधता केवल अलग-अलग जानवरों के होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके 3 अलग-अलग वैज्ञानिक स्तर हैं जिन पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है। पहला और सबसे बुनियादी स्तर है आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, जीन्स के लेवल पे। ये एक ही प्रजाति के जीवों के डीएनए या जीन के भीतर पाई जाने वाली विविधता है। ये विविधता किसी प्रजाति को बीमारियों से बचाती है। कैसे? मान लीजिए किसी खेत में एक ही जेनेटिक वैरायटी के केले के पौधे लगे हैं और कोई एक फंगस का हमला होता है तो सारे पौधे एक साथ नष्ट हो जाएंगे। बाप रे। लेकिन अगर उनके जीन में विविधता है ना तो कुछ पौधे उस बीमारी से लड़कर जीवित बच जाएंगे। दूसरा स्तर है प्रजातीय विविधता यानी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब है किसी एक विशेष क्षेत्र में मौजूद अलग-अलग प्रजातियों की कुल संख्या। जैसे प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। बिल्कुल, जहां हजारों प्रकार की मछलियां और समुद्री जीव पाए जाते हैं। और तीसरा सबसे व्यापक स्तर है पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम लेवल पर। हाँ, इसका मतलब है पूरी पृथ्वी पर मौजूद अलग-अलग प्रकार के आवास, जैसे कहीं सदाबहार वन है, कहीं टुंड्रा प्रदेश है, तो कहीं विशाल मरुस्थल। और जब हम भारत के भौगोलिक परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं ना तो ये जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में आता है। ये तो गर्व की बात है। लेकिन इसी के साथ सोर्सेज एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट की ओर इशारा करते हैं जिसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समृद्धि और विनाश दोनों को एक साथ परिभाषित करता है। हॉटस्पॉट की परिभाषा परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। मैं बता दूं, कोई भी क्षेत्र हॉटस्पॉट तब कहलाता है जब वहां 2 शर्तें पूरी होती हों। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि वहां एंडेमिज्म बहुत अधिक हो, मतलब वहां ऐसी प्रजातियां पाई जाती हों जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। अच्छा, सिर्फ उसी इलाके में मिलती हों। बिल्कुल। और दूसरी और सबसे खतरनाक शर्त यह है कि उस क्षेत्र के मूल प्राकृतिक आवास का 70% से अधिक हिस्सा मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुका हो। मतलब हॉटस्पॉट्स वो जगह हैं जो सबसे ज्यादा अनूठी हैं, लेकिन उन पर विलुप्त होने का सबसे भयानक खतरा मंडरा रहा है। एकदम सही। और सोर्सेस स्पष्ट रूप से भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट्स को सूचीबद्ध करते हैं। मैं नाम बता देती हूँ। पहला है हिमालय का क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स, जहां मानसूनी हवाओं के टकराने से एक ऐसा अनूठा इकोसिस्टम बना है जो अनगिनत दुर्लभ उभयचरों और पौधों का घर है। और तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र
और चौथा है सुंडालैंड, जिसमें हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा आता है। तो इन हॉटस्पॉट्स के ऊपर मंडराते खतरे हमें आज के सबसे गंभीर विषय की ओर ले जाते हैं, सिस्टम थ्रेट्स। हाँ, वो दुश्मन जो इस पूरी व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहे हैं। नोट्स में ना प्रदूषण के प्रभाव को केवल सतही तौर पर नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिक तंत्र के जरिए समझाया गया है। अच्छा, तो जैसे वायु प्रदूषण की बात करें तो वाहनों और कारखानों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस सबसे बड़ा खतरा बताई गई है। बिल्कुल। पता है, ये गैस हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज्यादा तेजी से जुड़ जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। 200 गुना ज्यादा तेजी से? ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। और जल प्रदूषण के मामले में सबसे खतरनाक तंत्र यूट्रोफिकेशन का है। ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब खेतों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक या फर्टिलाइजर्स बारिश के पानी के साथ बहकर झीलों और नदियों में पहुंचते हैं ना, तो पानी में पोषक तत्वों की मात्रा अचानक बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। इसके कारण पानी की सतह पर शैवाल की एक मोटी परत जम जाती है। ये परत सूरज की रोशनी को पानी के अंदर जाने से रोक देती है। ओहो। और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को पूरी तरह सोख लेती है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव घुटकर मर जाते हैं। मतलब सारा ऑक्सीजन शैवाल ले लेते हैं। बिल्कुल। इसी तरह मृदा प्रदूषण कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के अपघटकों, उन जरूरी बैक्टीरिया और केंचुओं को मार रहा है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। सही बात है। और ध्वनि प्रदूषण भारी मशीनों के जरिए जीवों के संवाद और प्रजनन के तरीके को बाधित कर रहा है। लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसा खतरा है जो पूरी पृथ्वी के तापमान के संतुलन को बिगाड़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। एग्जैक्टली। ग्रीन हाउस इफेक्ट का तंत्र समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, नोट्स में इसे एक वन वे मिरर या एक ऐसे कमरे की तरह समझाया गया है जिसमें कोई प्रवेश तो कर सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, सूर्य से आने वाली किरणें शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होती हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल को आसानी से पार करके सतह तक पहुंच जाती हैं और उसे गर्म करती हैं। लेकिन जब पृथ्वी इस गर्मी को लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस अंतरिक्ष में छोड़ने की कोशिश करती है ना, तो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस इस रेडिएशन को सोख लेती हैं। मतलब वे इस गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोक देती हैं। हाँ, और मानवीय गतिविधियों के कारण इन गैसों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी अपनी जरूरत से ज्यादा गर्मी रोक रही है। और इसी के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बिल्कुल। और इसी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से यानी समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वह एक और भयानक तंत्र काम कर रहा है, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन परत पृथ्वी की वो शील्ड है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी या यूवी किरणों को रोकती है, जिनसे त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होती हैं। हाँ, लेकिन हमारे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और स्प्रे कैन से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs इस परत को नष्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का रसायन विज्ञान डराने वाला है दोस्तों। बिल्कुल। जब CFC का मॉलिक्यूल समताप मंडल में पहुंचता है तो यूवी किरणें उसे तोड़कर एक मुक्त क्लोरीन का परमाणु बना देती हैं। और ये अकेला क्लोरीन का परमाणु ओजोन के 1 लाख से ज्यादा अणुओं को तोड़कर उन्हें साधारण ऑक्सीजन में बदल सकता है। 1 लाख से ज्यादा। हाँ, ये एक चेन रिएक्शन है, तो तब तक नहीं रुकता जब तक ओजोन परत में गहरे छेद नहीं हो जाते। तो इन सभी विनाशकारी तंत्रों को देखने के बाद स्वाभाविक है कि कोई भी ये सोचे कि क्या इस व्यवस्था को बचाने का कोई उपाय है। सवाल तो उठता है। विज्ञान और संरक्षणवादियों ने इन खतरों से लड़ने के लिए जो डिफेंस प्रोटोकॉल बनाए हैं, सोर्सेज उन्हें 2 मुख्य रणनीतियों में विभाजित करते हैं। पहली रणनीति है स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जीवों को उनके अपने प्राकृतिक घर में ही उच्चतम सुरक्षा प्रदान करना। इसमें पूरे के पूरे इकोसिस्टम को उसके सभी खाद्य जालों के साथ एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जहां इंसानों का दखल गैर कानूनी होता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स। बिल्कुल। वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व इसी रणनीति का हिस्सा हैं। यहाँ जंगल अपने प्राकृतिक नियमों से चलता है। लेकिन जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि जंगल में शिकारियों या बीमारी से उसका बचना लगभग असंभव हो,
तब दूसरी रणनीति काम आती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन। हाँ, ये एक प्रकार का इमरजेंसी आईसीयू है। इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक कृत्रिम, बेहद सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। अच्छा, जैसे चिड़ियाघर? उद्देश्य ये होता है कि प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जाए और संभव हो तो बाद में उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। यानी इन सीटू का मतलब है इकोसिस्टम को उसके मूल रूप में सुरक्षित रखना, और एक्स सीटू का मतलब है अंतिम उपाय के तौर पर प्रजातियों को किसी सुरक्षित सेफ हाउस में ले जाना। बहुत सही तरीके से समेटा आपने। तो आज के इस पूरे मास्टर क्लास के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि पर्यावरण कोई बैकग्राउंड सीनरी नहीं है, बल्कि ये भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का एक बेहद सटीक और नाजुक संतुलन है। अर्नस्ट हैकेल की इकोलॉजी से लेकर लिंडेमैन के 10% नियम, मजबूत खाद्य जालों और यूट्रोफिकेशन से लेकर CFC के चेन रिएक्शन तक, हर प्रक्रिया एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। सोर्सेस का अंतिम निष्कर्ष भी यही संदेश देता है कि ग्लोबल इकोलॉजी में संतुलन बनाए रखने के लिए इन संरक्षण प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन होना अनिवार्य है। सही बात है। हम जिस विकास की दौड़ में भाग रहे हैं ना, वो तब तक अर्थहीन है जब तक पृथ्वी का अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। पर्यावरण का संरक्षण कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये भविष्य के अस्तित्व की इकलौती शर्त है। बहुत खूब। जाने से पहले दोस्तों, एक विचार पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आज मानव सभ्यता प्राकृतिक इकोसिस्टम्स जैसे जंगलों और मैंग्रोव्स को काटकर कंक्रीट के शहर और मोनोकल्चर वाले विशाल खेत बना रही है। इंसान एक प्राकृतिक खाद्य जाल की जटिलता को हटाकर एक बेहद कृत्रिम और सीधी व्यवस्था खड़ी कर रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या विज्ञान और तकनीक के बल पर बनाए गए ये कृत्रिम इकोसिस्टम कभी इतने मजबूत बन पाएंगे कि वे प्रकृति के उस करोड़ों साल पुराने फूड वेब की स्थिरता की जगह ले सकें? बहुत गहरा सवाल है ये। या फिर हम अज्ञानता में अपने ही उस जीवन रक्षक तंत्र के जेंगा ब्लॉक्स को खींच रहे हैं, जिसके गिरने पर इंसानियत का पूरा टावर ढह जाएगा? इस गहरे सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो क्रिस्टल क्लियर।